गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका ट्यूटर संतोष कुमार फिजिक्स 11 पे अपनी क्लासेस को फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज हम लोग जो अभी जो करंट टॉपिक चला रहे हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। सारे लॉज को मैंने डिफाइन किया है मैथमेटिकली भी और स्टेटमेंट के थ्रू भी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो चुका है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया है। मैंने आपको ये भी बताया कि आप जो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F=ma लिखते हैं वो इक्वली एप्लीकेबल, द बेस्ट वे होता है एप्लीकेशन का वो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। लेकिन इसी फॉर्मूले का यूज हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब जाकर काम करेंगे तब भी कर सकते हैं। वहाँ पर क्या तब्दीली आएगी, क्या चेंजेज आएंगे, वो मैं आज आप इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। और जो एक अच्छी फोर्स, आभासी बल जो एग्जिस्ट होने वाला है, सूडो फोर्स, उस पर हम मेनली काम करेंगे कि इनर्शियल टू नॉन इनर्शियल जाने पर ये जो फोर्स अराइज होता है एज ए एक्सटर्नल फोर्स ऑन द डिसाइडेड सिस्टम, वो किस तरह से अराइज होता है, उसके साथ हम किस तरह से डील करेंगे, यही हम आज करने वाले हैं। चलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आप अपनी जिज्ञासा को कायम रखें, ठीक है। चलिए, सूडो फोर्स या आभासी बल, सूडो फोर्स या आभासी बल होता क्या है ये देखिए। डेफिनेशन पर अगर मैं इसे डिफाइन कर दूँ तो इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स, ये एक बाहरी बल है, विच अपीयर्स ओनली व्हेन, और तभी अराइज होता है, अपीयर्स होता है या सामने आता है, व्हेन एन ऑब्जर्वर मूव्स फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब ऑब्जर्वर जो सिस्टम के मोशन या रेस्ट को जो डिसाइड कर रहा है, वो ऑब्जर्वर जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एकदम प्रिंसिपल में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में जब वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, और जब यही ऑब्जर्वर जब एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला जाता है, यानी उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला जाता है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ के रिस्पेक्ट में किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, तो ये आभासी बल एग्जिस्ट करता है। क्या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू एनालाइज द रेस्ट और मोशन ऑफ एन डिसाइडेड सिस्टम। ऑब्जर्वर ने जो सिस्टम डिसाइड किया हुआ है, उस सिस्टम को के रेस्ट या मोशन को एनालाइज करने के लिए जब ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला जाता है, वहाँ बैठ कर के ऑब्जर्व करता है, तब एक और एक्स्ट्रा फोर्सेज, एक्सटर्नल फोर्स उस डिसाइडेड सिस्टम पर वर्क करता है, एक्ट करता है, और वही जो फोर्स है वो क्या कहलाता है, सूडो फोर्स या आभासी बल कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, छोटे से एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सूडो फोर्स है वो कैसे एक्ट करता है, वो जो एक्ट करता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसका डायरेक्शन कितना होता है, यही हम देखने वाले हैं। चलिए एकदम आराम से धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है मुझे पढ़ाने की, और आप अपना ध्यान यहाँ पर मेरे साथ केंद्रित रखिए, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि ये कोई काट है, आप मान लीजिए, बस जो भी आपको मानना है ये मान लीजिए, ठीक है। एक ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा है, एक ऑब्जर्वर राम जो ग्राउंड पे खड़ा है, जो मैं इसको ऑब्जर्वर अगर 1 मानूं, ऑब्जर्वर 1 राम जो ग्राउंड पे खड़ा है, ये क्या है, ग्राउंड है, आपका अर्थ का है, ये ग्राउंड है, या बोलिए अर्थ जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये क्या है, अर्थ है, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्लासिकल एग्जांपल है। अर्थ भी किसी प्लैनेट के रिस्पेक्ट में मूव करता है, सेंट्रेड होता है, लेकिन क्योंकि हम पृथ्वी निवासी हैं इसलिए इसी पर खड़े हैं, इसलिए अपने मोशन को नहीं देख पाते हैं, इसलिए हम मान के चलते हैं कि अर्थ जो हमारा क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में एक ऑब्जर्वर राम यहाँ पर खड़ा है जमीन पे, ठीक है। अब स्थिति ये है, इस ऑब्जर्वर को हम बाद में बात करेंगे, जो O2 ऑब्जर्वर है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं स्थिति क्या है। आप जब कार बस ट्रैवल में कर रहे होते हैं तो ड्राइवर के सामने अक्सर एक क्या रहता है, भगवान की मूर्ति, गुड़िया, कुछ भी, या क्या बोलते हैं, लाफिंग बुद्धा, क्या होता है, सीलिंग के साथ क्या रहता है, हैंग करते रहता है, सीलिंग के साथ एक लाफिंग बुद्धा, गुड़िया, डॉल, कुछ भी हैंग करते रहता है, और वो इस स्थिति में रहता है इस तरह से। तब जब ये गाड़ी मूव ना कर रही होती है, किसी एक्सीलरेशन से ये आगे नहीं बढ़ रही होती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी एक्सीलरेशन से आगे बढ़ती है, जिस दिशा में गाड़ी आगे बढ़ती है उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, ये थोड़ा सा टिल्ट होकर के इस तरह से हो जाता है। धागा को देखिएगा, थोड़ा सा टिल्ट होकर के यहाँ पर बॉब क्या लटक रहा है, लाफिंग बुद्धा या कुछ भी क्या हो रहा है, हैंग कर रहा है।
यही कंडीशन होता है, ठीक है। तो ये आपका कार्ट है, बस है, जो एक्सेलरेशन ए नॉट से मूव कर रहा है राइटवर्ड। ए नॉट से ये गाड़ी जो है मूव कर रही है राइट, दो ठो व्हील मैंने दिखाया है, इसका रोटेशन दिखाया है ताकि आपको पता चले कि गाड़ी किधर मूव कर रही है, इधर। और ए नॉट एक्सेलरेशन से, ए जीरो एक्सेलरेशन से ये गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इनिशियल पोजीशन में ये बॉब यहाँ पर लटका हुआ था, जब गाड़ी में कोई मोशन नहीं थी तो ये बॉब कहाँ था, यहाँ पर था। जैसे ही ए नॉट से ये मूव करना शुरू करेगा, ये थोड़ा सा टिल्ट होकर के इस तरह से आकर के रुक जाएगा। और यही एंगल मान लीजिए अगर इस वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा से टिल्ट करके रुक गया है, तो हम अब इसी पर बात करने वाले हैं। इसी सिस्टम को लेते हैं और इस पर बात करते हैं। ये मेरा सिस्टम, ये जो बॉल है, बॉल है, ये मेरा सिस्टम हो गया। ये बॉल या बॉब क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ऑब्जर्वर 1 है, ये ऑब्जर्वर 2 है। अब हम इसके मोशन को इसके रिस्पेक्ट में एनालाइज करते हैं। पहले विदाउट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अर्थ के रिस्पेक्ट में जो राम खड़ा है, अर्थ के रिस्पेक्ट में जो राम खड़ा है, वो इस बॉब के मोशन को किस तरह से देखता है, वही मैं पहले ऑब्जर्व कर लेता हूँ। इसके बाद हम चलेंगे इस कार्ट के अंदर जो बैठा हुआ श्याम है उसकी बात पर बाद में चलेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइए। राम जो देख रहा है इसके मोशन को, बॉल के मोशन को, उसे मैं पहले ऑब्जर्व कर लेता हूँ। यानी मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर राम। ऑब्जर्वर राम के रिस्पेक्ट में इसका मोशन किस तरह से हम लोग एनालाइज करने वाले हैं, इसके मोशन को वो देख लीजिए, ठीक है। पहले तो हम सिस्टम डिसाइड कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने आपको कहा एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिए। मान लीजिए ये बॉल है, ये जो बॉब है ये बॉल है, ठीक है। ये आपका सिस्टम हो गया, सिस्टम आपने डिसाइड कर लिया। चलिए इस पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को हम दिखा देते हैं। इस पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को हम दिखा देते हैं। तो फोर्सेस कौन कौन से हुए, ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल हैं। कौन कौन से फोर्सेस हो गए, तो ध्यान दीजिए, टी एक फोर्स है, कोमा फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम मास m बाय द थ्रेड और रो, ठीक है। जिस धागे से ये बॉब बंधा हुआ है वो धागा एक टेंशन टी डेवलप किया, जो उसे क्या कर रहा है, पुलिंग नेचर का है, ठीक है। दूसरा है अर्थ अपने सेंटर की तरफ mg से डाउनवर्ड पुल अप कर रहा है, तो ये हो गया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। दो ही फोर्स, और कोई फोर्स है तो बोलिए, दो ही फोर्स है, ये और ये फोर्स होते हैं। अब हम FBD बनाते हैं, FBD कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने बताया आपको, जो सिस्टम हो उसे आप पॉइंट बनाइए, जिसे आपने सिस्टम डिसाइड किया हुआ है उसे आप पॉइंट का रूप दीजिए, मैंने दे दिया, ठीक है। अब इस पर जो जो आपने एक्सटर्नल फोर्सेस बताए उसे आप क्या कीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। तो mg डाउनवर्ड आप ड्रॉ कीजिएगा, mg डाउनवर्ड ड्रॉ कीजिएगा, जो आपको दिख रहा होगा डाउनवर्ड। और टी क्या है, एक स्पेसिफिक एंगल के साथ है, वो एंगल कितना है वो देख लीजिए। टी इधर है, एक तरह से देखिए, टी इधर है, डॉटेड से मैं दिखा रहा हूँ। अगर ये वर्टिकल के साथ थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, यहाँ पर देखिए ये एंगल 90 माइनस थीटा। ये अगर आप मैं इसे डॉट से दिखाऊं इधर, तो ये एंगल थीटा, एकांतर कोण याद आया आपको, निचली क्लास में आपने पढ़ा होगा एकांतर कोण। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ठीक है। आपने सिस्टम, फोर्सेज और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस इसके साथ क्या कर दीजिए, अटैच कर दीजिए। इसके साथ एक कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या कर दीजिए, अटैच कर दीजिए, जहां पर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। मान लीजिए कि आपका जो ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है उसका एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है और जेड एक्सिस इधर है, ठीक है। और ये ओरिजिन है, यही ओरिजिन पर आप मानिए बॉब है, ये इसी ओरिजिन पर कहाँ है, बॉब है। तो सिंपली इधर क्या हो गया, एक्स एक्सिस, इधर हो गया वाई एक्सिस। फोर्सेस क्योंकि को प्लानर हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो जेड एक्सिस की आपको जरूरत नहीं है। ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं आपके मन पे, लेकिन जेड एक्सिस का आपका कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई यूज नहीं है, तो ड्रॉ करना कोई जरूरत नहीं है। सरप्लस चीजें हैं वो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपके पास स्थिति ये है, टी इधर काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है, 90 माइनस थीटा के साथ टी है, और वाई के साथ क्या, एक्स के साथ 90 माइनस थीटा है, और वाई के साथ क्या है, थीटा डिग्री एंगल है।
ये अगर फिगर छोटा हो गया है तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। ये फिगर थोड़ा छोटा हो गया था, तो ये हो गया आपका सिस्टम। इसे आप एक्स एक्सिस मानिए, mg डाउनवर्ड काम कर रहा है, ठीक है, और t जो है आपका ये 90 माइनस थीटा पर है। t क्या है? 90 माइनस थीटा पर है, और y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? ये t थीटा बनाता है। इसमें समझने में आपको कहीं दिक्कत अब नहीं होगी। और इसी ओरिजिन ओ पर क्या है? आपका मास रखा हुआ है। तो दो फोर्सेज mg डाउनवर्ड, t इधर दिखाई दे रहा होगा। तो सिस्टम, फ्री फोर्सेस, फ्री बॉडी डायग्राम और अटैचिंग एक्सिस का काम आप कर लिए। अब आते हैं आपका जो मेन इक्वेशन है F इक्वल टू ma पे आते हैं, F इक्वल टू ma पर आते हैं। आप स्टैंडर्डली लिखते हैं क्या? F इक्वल टू ma। चलिए इधर मैं लिख रहा हूँ, छोटा सा जगह बचा हुआ है, इसमें मेरा काम हो सकता है, मैं इस कॉलम में जाकर के लिख रहा हूँ। तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला F इक्वल्स ma। ये हो गया नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द योर डिसाइडेड सिस्टम, और आपका यहाँ डिसाइडेड सिस्टम क्या है? बॉल है, ठीक है। राइट साइड में जाइए, m हो गया मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम यानी किसका मास? बॉल का मास, आपकी डिसाइडेड सिस्टम का मास, ठीक है। और a क्या है? इस एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण जो उसमें इस नेट एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण उसमें जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा वही a है। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। ये क्या है? आपका वेक्टर फॉर्म है। और मैंने आपको बार बार कहा है, वेक्टर की क्लासें ही बताते आ रहा हूं कि एवरी इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वली एप्लीकेबल इन स्केलर फॉर्म। एवरी इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वली एप्लीकेबल इन स्केलर फॉर्म। तो आप F इक्वल टू ma लिख सकते हैं। अब आप इसे प्रोजेक्शन फॉर्म में लिख लीजिए, x की तरफ लिख लीजिए, एक बार y की तरफ। चलिए सबसे पहले मैं y की तरफ अगर लिखूं, अगर मैं y की तरफ लिखूं तो ध्यान दीजिए, तो y fy क्या हो जाएगा? ma y हो जाएगा। प्रोजेक्शन फॉर्म में जैसे ही जाएगा तो ये स्केलर नेचर का हो जाता है, तो वेक्टर का साइन क्या होगा? हट जाएगा, वैनिश हो जाएगा। अब fy का मतलब है जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो y डायरेक्शन में कितने कितने मैग्नीट्यूड के साथ लग रहे हैं वो देखना है आपको। चलिए ध्यान दीजिए, दो फोर्सेज में एक फोर्सेस t इस तरफ देखिए, एक फोर्सेस इस तरफ, और इस y के साथ कितना एंगल? थीटा एंगल। तो t का प्रोजेक्शन y में, तो कितना हो जाएगा? t cos थीटा, क्योंकि एंगल कितना है? थीटा। तो t cos थीटा हो गया अपवार्ड, यानी t cos थीटा हो गया। अब देखिए एक t का काम खत्म। अब दूसरा फोर्स क्या है? mg, लेकिन वो है किधर? डाउनवर्ड है। mg कितना है? डाउनवर्ड है। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्लस इनसाइड, या दूसरा तरीका है mg का प्रोजेक्शन y में लीजिएगा, तो ये इस mg का y के साथ कितना है? डिग्री एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल, ये 180 डिग्री का एंगल। तो cos 180 डिग्री क्या होता है? -1 होता है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, या सिंपली ये सोच सकते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो सिंपली क्या कर सकते हैं? माइनस साइन के साथ आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लस का साइन लीजिए, एक ब्रैकेट में स्टार्ट कर देता हूँ जिसके अंदर मैं माइनस mg लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स है। तो प्लस में मैंने इसे दिखाया और ब्रैकेट में माइनस mg रखा, इक्वल्स क्या हो गया? m और a y का मतलब है एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस। आप देख रहे हैं ये बॉब जो है इस पर हो करके इस तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ये कभी इस डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लंबवत डायरेक्शन में इसका कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है। यानी a y क्या हो गया? इस बॉब का 0 हो गया। a y इस बॉब का 0 हो गया। तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, t cos थीटा माइनस mg इक्वल्स 0 और t cos थीटा इक्वल टू mg। ये इस इक्वेशन को आप नाम दीजिए। चलिए इक्वेशन 1 इसको हम बोलते हैं, इक्वेशन 1 इसको बोलते हैं। इतना तक आपने कर लिया है। fy अगर आपने लिख लिया है तो लौट के आते हैं हम fx लिखते हैं। इस डब्बे में यहाँ पर मैं छोटा सा बना करके यहाँ पर fx लिख रहा हूँ, fx। चलिए तो इसमें फिर स्केलर फॉर्म में fx इसको क्या लिखिएगा? ma y। फ्रॉम किससे? इस इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म के इक्वेशन से प्रोजेक्शन फॉर्म में लिखे। f इक्वल टू ma की जगह पर fx इक्वल टू ma x, सॉरी y हो गया, ma x हो गया, ma x, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? x डायरेक्शन में सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं उस फोर्सेस को हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वो कर लेते हैं पहले। ध्यान दीजिए, t इस डायरेक्शन में और x एक्सिस के साथ कितना लिखे एंगल? 90 माइनस थीटा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? t cos 90 माइनस थीटा, t cos 90 माइनस थीटा लिखेंगे, t cos 90 माइनस
थीटा लिखेंगे। इसका काम खत्म हो गया। दूसरा देखिए mg जो है वो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। mg के साथ कितना डिग्री एंगल mg जो है x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, यानी mg का जो प्रोजेक्शन होगा x एक्सिस की तरफ वो कितना हो जाएगा mg cos 90 डिग्री यानी 0। तो सिंपली अगर परपेंडिकुलर फोर्सेस है उसका प्रोजेक्शन उस डायरेक्शन में लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू कितना हो गया, इसका तो खत्म हो गया। साइन दीजिए किसका, इक्वलिटी का, m लिखिए और ax, अब ध्यान दीजिए ax हुआ एक्सीलरेशन ऑफ द डिसाइडेड सिस्टम अलोंग x एक्सिस के तरफ जितना एक्सीलरेशन आपके बॉल का होता है या सिस्टम का होता है उसका एक्सीलरेशन लिखना है। आप देखिए थीटा डिग्री से मूव करने के बाद बॉल एकदम कांस्टेंट स्थिति में ऐसे ही बना रहेगा। थीटा डिग्री से मूव करने के बाद बॉल इसी थीटा यानी कांस्टेंट थीटा पर बना रहेगा, यानी जिस एक्सीलरेशन से काट आपकी आगे जा रही है उसी एक्सीलरेशन से आपका बॉल भी क्या करेगा। अगर a0 एक्सीलरेशन से जा रहा है ये बॉल बिना हिले डुले उसी गाड़ी के साथ a0 एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, इसका मतलब है ये हो जाएगा a0 एक्सीलरेशन ऑफ द काट के बराबर हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखिएगा t साइन थीटा बराबर किसके ma0। ये आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गया, मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो दो इक्वेशन, एक दो, आपके पास अननोन कितना है, तो एक अननोन t है दोनों में और दूसरा अननोन क्या है थीटा है दोनों में। तो दो इक्वेशन दो अननोन, इसकी मदद से आप टेंशन डेवलप इन द स्ट्रिंग और एंगल मेड बाय दिस बॉल विद वर्टिकल ऑफ द सीलिंग के साथ आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, डिवाइडिंग 2 बाय 1 कर लीजिए। अगर यहां पर हम लिखे सॉल्यूशन के लिए डिवाइडिंग 2 बाय 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा t साइन थीटा बाय t कॉस थीटा इक्वल्स ma0 बाय mg। इधर से mg खत्म, इधर से क्या क्या t और t खत्म, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा a0 बाय g। tan थीटा बराबर a0 बाय g, यानी थीटा की वैल्यू तो निकल गई आपकी, थीटा की वैल्यू निकल गई। उसी थीटा के वैल्यू को आप इसमें या इसमें डाल दीजिएगा तो आपको क्या होगा, टेंशन निकल जाएगा। ये तरीका एक था विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O1, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो मोशन एनालाइज हुआ उस बॉल का किसी ऑब्जर्वर राम के थ्रू, वो मैंने आपको बताया। अब यही काम करते हैं, इस ऑब्जर्वर को यहाँ से उठाकर यहाँ डालते हैं, या सपोज दैट दूसरा ऑब्जर्वर जो इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, श्याम जो है जो गाड़ी चल रही है उसी के अंदर बैठा हुआ है। सपोज दैट ये ड्राइवर साहब ही है, ये क्या है ड्राइवर साहब ही है, जो श्याम है उसको आप ड्राइवर ही मान लीजिए, ड्राइवर मान लीजिए। अगर बस है तो कोई पैसेंजर मान लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि ड्राइवर और उसके जो साथ में ट्रैवल कर रहे हैं पैसेंजर वो एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए, यानी बस या काट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए, काट में जाकर बैठे हुए। कहने का ये सिंपल सा मतलब है कि उस बस या काट के अंदर बैठ करके उस बॉब के मोशन को या उसके रेस्ट को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं ये पोर्शन मिटा देता हूँ, क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्वर वो ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए लिखा। अब मैं यही काम करने जा रहा हूँ किसके लिए, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हुए ऑब्जर्वर के बारे में, यानी श्याम के बारे में या ड्राइवर के बारे में लिखने वाला हूँ। तो क्या करते हैं, देखिए कहाँ तक मिटा सकते हो वो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए मिटा दिए, ये सारा पोर्शन मैंने मिटा दिया है। आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब आते हैं ऑब्जर्वर 2 के लिए। ऑब्जर्वर 2 के लिए, ऑब्जर्वर 2 इस चीजों को कैसे एनालाइज कर रहा है, कैसे देख रहा है वो देखिए। ठीक है, तो ये हो गया आराम से श्याम, और ये ऑब्जर्वर हो गया 2, ये ऑब्जर्वर हो गया 2, और ये क्या कौन सा हो गया, श्याम हो गया। श्याम या ड्राइवर बोलिए, श्याम हो गया, श्याम के रिस्पेक्ट में, श्याम ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, यानी इसके रिस्पेक्ट में। इसको अगर आप भूल जाइए, इधर कोई बंदे बैठे हुए हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं रहा, कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। ये ऑब्जर्वर अब नहीं है। अब ऑब्जर्वर है आपका श्याम O2, जो गाड़ी में ही बैठ करके इसको देख रहा है, बॉल को देख रहा है। अब वो क्या क्या देखेगा वो देखिए। पहले तो उसने सिस्टम डिसाइड किया, ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए जो सिस्टम बॉल, तो वही गाड़ी में बैठे ऑब्जर्वर के लिए भी सिस्टम वही बॉल। ठीक है, फोर्सेज एक्सटर्नल, जो फोर्सेस ये इस पर देख रहा है वही तो फोर्सेस वो भी इस पर देख रहा है, तो हो गया T और mg। अब आई फ्री बॉडी डायग्राम की बात, अब आई फ्री बॉडी डायग्राम की बात, तो सिंपली वही मतलब पॉइंट लगाए, mg इधर दिखा दिए,
इधर मान लीजिए आपका एक्स प्राइम, क्योंकि मैं आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल रहा है इसलिए मैं इसे एक्स प्राइम बोलता हूँ। इस यहाँ पर आपका है टी, यहाँ पर क्या आपका टी है जो 90 माइनस थीटा पर ओरिएंटेड है। बस इतना ही, और तो कुछ नहीं है। इसके साथ दो फोर्सेस दिख रहा है, एक्स प्राइम इधर तो मान लीजिए वाई प्राइम इधर, एक्स प्राइम इधर तो वाई प्राइम इधर। कोप्लानर है तो जेड प्राइम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये आपका जो जहाँ पर आपने माना है ओरिजिन को प्राइम बोलिए, ठीक है। इतना हो गया। अब चार काम हो चुका है, सिस्टम हो चुका है, फोर्सेस हो चुका है, फ्री बॉडी डायग्राम हो चुका है, अटैचिंग द एक्सिस हो चुका है। तब आता है चौथा जो स्टेप है, वो है आपका F इक्वल टू एम ए का इक्वेशन। अब चलिए मैं फिर से लिखता हूं F इक्वल टू एम ए, F इक्वल्स एम ए, F इक्वल्स एम ए। यहीं पर जो बूढ़ता है, जो समझने की बात है, जो माइन्यूटनेस है, आप कॉम्प्लेक्सिटी से कैसे बाहर निकलिएगा, इसी इक्वेशन पर हम आपको थोड़ा सा आपका ध्यान इस तरफ से आकर्षित करना चाहेंगे। एक बार चीज़ें समझ गए तो फ्री बॉडी आपका जो सूडो फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। लेफ्ट साइड में जो एफ है वो एफ एक्सटर्नल है कंप्लीट फॉर्म में, ठीक है। राइट साइड में जो एफ एम ए है वो जो ये जो फॉर्मूला है बेसिकली ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला है F इक्वल टू एम ए, ये बेसिकली न्यूटन्स ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फॉर्मूला है। जब भी आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम करेंगे इसे लगाएंगे, लेकिन जैसे ही हम मूव करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो थोड़ी सी तब्दीली आती है, ठीक है। क्या है वो देख लेते हैं। चलिए यहाँ एक्सेलरेशन ए का मतलब हुआ एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, इनर्शियल फ्रेम के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हुआ, ठीक है। अब चलिए अगर ये बात ऐसी है कि ये बॉल का एक्सेलरेशन है, इसे मैं बॉल दे देता हूँ यहाँ पर, इसे मैं बॉल लिखता हूँ, स्मॉल स्क्रिप्ट डालकर मैं बता देता हूँ कि क्या है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल है। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल है का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल का मतलब है इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अर्थ, ठीक है। चलिए फिर रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट लाते हैं यहाँ पर, F इक्वल्स लिखते हैं m, इसी तरह से रहने दीजिए। और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल को मैं लिखता हूं एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार्ट सी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूं और ए बी को लिख रहा हूं एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया होगा, ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया होगा वेलोसिटी ऑफ ए बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। पढ़िएगा कैसे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। कितना लिखिएगा। इसी को अगर हम रीअरेंज करें तो कैसे लिखेंगे, इस तरफ मान लीजिए इसे रखें तो क्या इसको इसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। ये रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ है। इसी का सहारा लेकर के हम इस पर आ रहे हैं। देखिए बी की जगह पर ए रखिए और ए की जगह पर बी की जगह पर ए रखिए। इसके साथ अगर आप इसको कंपेयर कीजिएगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल का मतलब हुआ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट। उसी तरह से यहाँ जैसे यहाँ पर था वेलोसिटी ऑफ ए का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। ये रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट एक छोटा सा फॉर्मूला याद रहेगा आपको, तो इसी को आप क्या करते हैं कर सकते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करके हर बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा काम है यहीं पर आपको सिर्फ इतना ही बताना, ठीक है। चलिए ये हो गया, यानी वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन आपको इस तरह से तैयार हो गया। वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन इस तरह से तैयार है। इसको अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखें, अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई एक्सिस में लिखें तो किस तरह से होगा, देखिए इसको आप लिखिएगा एफ एक्स की तरफ अगर लिखिएगा तो एफ एक्स इक्वल्स एम, ऐसे रहने दीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। प्रोजेक्शन फॉर्म कर रहे हैं, अब प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। ये हो गया, ये वेक्टर फॉर्म, ये स्केलर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म, ये स्केलर फॉर्म। अब देखिए एफ एक्स का मतलब हुआ नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। कौन कौन से फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ लग रहे हैं ध्यान दीजिए,
टी इधर काम कर रहा है, इसका एक्स एक्सिस तो नहीं बोलिए, एक्स प्राइम बोलिए, यहाँ पर अभी हम काम कर रहे हैं एक्स प्राइम में, ठीक है। तो टी का हो गया इधर, तो कितना हो गया टी cos 90 माइनस थीटा। देखिए एक ही फोर्स एम जी क्योंकि 90 डिग्री पर एक्स प्राइम के साथ है तो इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एम जी का प्रोजेक्शन एक्स एक्स प्राइम एक्सिस में क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो ये आपका एफ एक्स कंप्लीट हो गया। अब आइए राइट हैंड साइड में, मैं यहाँ पर इक्वलिटी का साइन डाल रहा हूँ, एम उसी तरह से रहेगा, ब्रैकेट स्टार्ट। अब लिखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। कहने का मतलब है इस बॉल का एक्सेलरेशन जो ऑब्जर्वर देख रहा है वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि आप उसी बस में बैठ करके उसी को जाता हुआ देखिएगा, तो क्योंकि आप खूब मूव कर रहे हैं तो उसका कैसे मूवमेंट आप देखिएगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये पार्ट क्या होगा, जीरो हो गया, प्लस का साइन रहेगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट अलोंग एक्स प्राइम, एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट अलोंग एक्स प्राइम क्या है, ए जीरो है, तो ये हो गया, ठीक है, ए जीरो ये हो गया। तो आप देखिए इसको अगर आप मैं यहाँ पर लिखूं तो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा बराबर एम ए जीरो। इसको इक्वेशन पहले का नाम दीजिए, फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब मैं इसे थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से फिर मिटा देता हूँ, यहाँ से फिर मिटा करके मैं इसे वाई प्राइम में लिखता हूँ। अब इसे क्या लिखूंगा, वाई प्राइम में लिखूंगा, ठीक है, कोप्लानर है तो एक बार एक्स एक बार एक्स की तरफ और दूसरा बार वाई की तरफ। तो दूसरा बार अगर मैं इसे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, वाई एम एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी का वाई प्राइम प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी का वाई प्राइम, ठीक है। जैसे मैंने एक्स के लिए लिखा है वैसे ही मैंने वाई के लिए लिखा। अब चलिए वाई में आइए, क्या है, टी ये है, थीटा ये है, तो इसका प्रोजेक्शन इधर कितना हो जाएगा, वाई की तरफ, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा हो गया, टी कॉस थीटा हो गया, टी कॉस थीटा हो गया। और दूसरा क्या है, एम जी डाउनवर्ड है, इसको हम एक ही बार में लिख देते हैं एम माइनस एम जी, क्योंकि नीचे की तरफ है, हो गया। राइट साइड में आइए, मास लिखे। अब देखिए एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी अलोंग वाई प्राइम एक्सिस। अगेन आप काट में ही बैठ करके उस बॉब के मोशन को एनालाइज कर रहे हैं और बॉब आपको स्थिर अवस्था में लगेगी, बॉब आपको स्थिर अवस्था में लगेगी। ये इसी तरह से है जैसे आप एक ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं और आपके को पैसेंजर सह यात्री जो है आपको स्थिर अवस्था में लगते हैं। जस्ट वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ है, क्योंकि बॉब जिस गाड़ी में जिस कार्ट में है उसी में आप बैठे हुए हैं, तो बॉब आपको क्या लगेगी, स्थिर अवस्था में, चलती अवस्था में नहीं लगेगी। तो इसका मतलब है ये बड़ा भी फैक्टर खत्म, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट अलोंग वाई प्राइम, एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट तो एक्स की तरफ जा रहा है, वाई में तो जा ही नहीं रहा है, तो ये भी क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ से अगर समझिए तो क्या हो गया, टी कॉस थीटा बराबर एम जी, टी कॉस थीटा बराबर एम जी की। इसको आप सेकेंड इक्वेशन देखिए। देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखिए तो जैसे आपने ग्राउंड ऑब्जर्वर में काम किया था वैसा ही इक्वेशन निकाल के यहाँ भी आया, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि ये जो था इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम किया था वो सारे इक्वेशन, और यहाँ पर ये नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। यहाँ भी आप थीटा और टी निकालने के लिए 1 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो tan थीटा इक्वल टू ए जीरो बाई जी आएगा, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए जीरो बाई जी आएगा। तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, उसी का इम्प्लीमेंटेशन 1 और 2 में कीजिएगा तो आपको टेंशन की वैल्यू निकल जाएगी। कहने का दूसरा मतलब ये भी है। चलिए ये तो हो गई इक्वेशन के सहारे आपको बताने की बात। अगर आपको यही फास्ट फॉरवर्ड में काम करना रहेगा तो आप क्या कीजिएगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। चलिए सब कुछ आपने कर लिया, मैं मिटा कुछ इस तरह से रहा हूँ, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, इसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, और कुछ और चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, कुछ और चीज दिखाना चाहता हूँ। आप जब भी इनर्शियल से नॉन इनर्शियल में आकर काम करें तो जो एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, जो स्यूडो एक्सटर्नल फोर्स आया है बढ़ करके, उसे आप देखना पसंद कीजिए। देखिए जैसे ही आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गए, जैसे ही आप इस कार्ड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गए, ये बॉब जो है आपको रेस्ट में लगेगा। इतना क्लियर है? जैसे ही आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठकर, ड्राइवर साहब को ये रेस्ट की अवस्था में लगेगा, किसी पैसेंजर को ये रेस्ट की अवस्था में लगेगा। इसका मतलब ये हुआ इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। कहने का मतलब याद कीजिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ डिसाइडेड सिस्टम इज जीरो, दैट इट मीन्स दैट बॉडी
इज नॉट अंडर एक्सेलरेशन, या ये कह सकते हैं कि बॉडी जो होगा आइदर इन कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा या रेस्ट की अवस्था में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर ये बॉडी इसके रिस्पेक्ट में स्थिर है, ये बॉडी इसके रिस्पेक्ट में अगर स्थिर है तो इसका मतलब है इस बॉडी पर क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। उल्टा कहने का मतलब ये हुआ, यानी इसके रिस्पेक्ट में इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि T प्लस एम जी, T प्लस एम जी इक्वल्स जीरो। बोलिए हाँ कि ना। इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस पर टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स है क्या, T और एम जी है, तो T और एम जी का वेक्टर सम क्या हो गया, जीरो हो गया। ये एक तरह का समझने का तरीका, यानी ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन, ये क्या हो गया वेक्टर फॉर्म का। इसी इक्वेशन को अगर आप स्केलर में लिखेंगे तो मैंने बार बार कहा एवरी इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वली एप्लीकेबल इन स्केलर फॉर्म, तो इसको आप लिख लीजिए स्केलर में, तो Tx प्लस एम जी एक्स बराबर किसके, जीरो के। एक्स में आपने लिख दिया। अब देखिए टी एक्स का मतलब हुआ है टी का प्रोजेक्शन एक्स के तरफ, यानी इस तरफ कितना होगा, टी कॉस थीटा। ठीक है, और एम जी का प्रोजेक्शन एक्स में क्या होगा, जीरो होगा। एम जी का प्रोजेक्शन एक्स में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट इसे मैं इस तरह से ना रख करके आपको बताता हूं कि इसको इसके क्वेश्चन को लिखना ही शुरू कर देता हूं। ठीक है, दूसरा बार मैंने बताया इसके क्वेश्चन को मैं लिखना ही शुरू कर देता हूं। ठीक है, इतने सारे रिग्रेस मेथड को पकड़ने से बेहतर है कि मैं आपको बता रहा था कि आप डायरेक्ट कैसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उत्पन्न हुए आभासी बल को एक ही साथ दिखा करके आप काम करके आगे बढ़ जाइए। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है उस डायरेक्शन के अपोजिट, उस डायरेक्शन के अपोजिट एक फोर्स आप अपने डिसाइडेड सिस्टम पर लगा दीजिए, एक फोर्स आप अपने डिसाइडेड सिस्टम पे लगा दीजिए। और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि A0 इधर मूव कर रहा है जिस पर एक फोर्स इधर आभासी बल इधर लगा दीजिए, और उसका मैग्नीट्यूड होगा मास ऑफ द डिसाइडेड सिस्टम एंड एक्सीलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सीलरेशन ऑफ द योर नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो आपका सबसे अच्छा सारे रिग्रेसिविटी से बचने का सबसे अच्छा आसान तरीका यह है कि जिस एक्सीलरेशन से आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम मूव कर रहा है, यानी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अर्थ के रिस्पेक्ट में किसी एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या कीजिए, ma0 लगा दीजिए। यानी m है मास ऑफ द डिसाइडेड सिस्टम और a0 है वो एक्सीलरेशन है जिससे क्या कर रहा है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है। और इतना करने के बाद, इतना करने के बाद आप क्या कर दीजिए, इसके टोटल फोर्सेस को आप जीरो दिखा दीजिए। तो वहां पर मैंने एक फोर्सेस को जल्दबाजी में छोड़ दिया था, यहाँ पर मैं कंक्लूड कर लेता हूं। तो अब इस तरह से हो जाएगा आपका क्या, टोटल फोर्सेस हो जाएगा। अब नेट एक्सटर्नल फोर्सेस में T प्लस ma0 प्लस mg, ये तीन फोर्सेस मिल करके बन जाएंगे आपके जीरो, तीन फोर्सेस मिल करके आपको बन जाएंगे जीरो। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन। और इसी को स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, प्रोजेक्शन फॉर्म में, प्रोजेक्शन अलोंग किसके, एक्स के, प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, Tx प्लस ma0 का एक्स प्रोजेक्शन प्लस mg का एक्स प्रोजेक्शन बराबर किसके, जीरो के। ठीक है, वेक्टर फॉर्म, ये प्रोजेक्शन फॉर्म। Tx कितना हो जाएगा, T देखिए ऐसे है, इधर गिराइएगा तो कितना हो जाएगा, T cos थीटा, एक ही बार में लिख देता हूँ, T sin थीटा। ठीक है, क्योंकि 90 माइनस थीटा है तो cos 90 माइनस थीटा T sin थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा ma0, क्योंकि आप इधर प्रोजेक्शन ले रहे हैं और ma0 है किसके अपोजिट डायरेक्शन, इधर आप प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ma0 किधर है, इधर है, ma0 इधर है, मैंने इसमें दिखाया नहीं आपके एपीडी में, तो ma0 इधर है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस ma0, mg कितना हो जाएगा, x का में प्रोजेक्शन इसका जीरो हो जाएगा बराबर जीरो को, इसलिए T sin थीटा कितना हो जाएगा, ma0 के। ये इक्वेशन 1 हुआ। ठीक है, इसी को अगर आप Ty में लिखिएगा तो y प्रोजेक्शन में लिखिएगा तो ये हो जाएगा ma0y प्लस mgy बराबर जीरो के, बराबर जीरो पर। Ty कितना हो जाएगा, T इधर है, इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, T cos थीटा। a0 का देखिए, a0 है इधर, इसका प्रोजेक्शन आपको इधर चाहिए तो डेफिनेटली ये जीरो हो जाएगा इस बार,
और ये एम जी डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड बराबर 0 को, तो टी कॉस थीटा बराबर एम जी के। तो आप ध्यान दीजिए, ये हो या वो हो, ठीक है, यानी कि तीनों तरह से। एक तरीका ये है, आप क्या कीजिए, सूडो फोर्स को क्या कर दीजिए, अपोजिट टू द इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट क्या कर दिए, इस पर एक्ट करवा दीजिए और आगे बढ़िए। दूसरा तरीका मैंने जो आपको बताया कि रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगा करके एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल को लिख लीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द कार, और उसको फिर वेक्टर फॉर्म के प्रोजेक्शन फॉर्म में लाइए और 1 by 1 आप उसको प्रोजेक्ट करके क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए अपना काम। तो ये था मेरा सूडो फोर्स पर क्लासेस। इसको लेकर के आपके मन में कोई दुविधा रहे, कोई परेशानी रहे, कमेंट बॉक्स में आइए, मुझे बताइए। अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा क्लास लेकर आपकी सारी चीज़ों को फिर से क्लियर करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बने रहिए मेरे साथ फिजिक्स याद आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।